टॉपिक शुरू करें। टॉपिक है आज का आवेग और संवेग। आवेग को इंग्लिश में बाबू इम्पल्स बोलते हैं, और संवेग को तो मालूम ही है, मोमेंटम। देखो इसको, हाँ जानते हो, जनरली ग्रेविटी से पहले पढ़ने वाला ये टॉपिक है, और हम तुमको इसको ग्रेविटी के बाद पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर समझना है इसको सही से, इसको ग्रेविटी के बाद ही पढ़ना है, पहले नहीं। गुरुत्वाकर्षण पढ़े ना अभी फिजिक्स में, और हम कल शायद चैट बॉक्स में भी बता दिए थे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ तुम सुने, पढ़े, देखे थे मैसेज? हाँ देखा था, लड़का देखा है, होशियार है, कभी कभी गधा बन जाता है, अदरवाइज। देखो बाबू ध्यान से समझना है, आवेग और संवेग, और इसी चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से संवेग को पहले पढ़ना पड़ेगा। संवेग हम लोग वैसे बात किए हैं पहले भी, ध्यान नहीं, हाँ मात्रा गुने वेग, बस इसके अतिरिक्त भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और जब हम लोग संवेग पढ़ेंगे ना, संवेग पढ़ने के बाद हम आवेग को समझ पाएंगे कि आवेग एक्चुअल में कहते किसको हैं, और ये कोशिश करेंगे आज की क्लास में कि इसको रटे ना, थोड़ा सा कंटेंट को समझ लेते हैं और ख़ुद को समझा के चल देते हैं घर, बस इतना ही काम करेंगे। क्या किया जाए? देखो ध्यान से, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम उठाएंगे। एक और चीज़ है इसमें जो हम इसमें कॉलिजन, उसको क्या बोलते हैं, वो टक्कर, क्योंकि इसमें बहुत टॉपिक, ये भी एक शामिल रहेगा टॉपिक। कॉलिजन हो जाना मतलब दो पिंड हैं, दो पिंड आकर के आपस में टकरा जाते हैं। जब दो पिंड आपस में टकराएंगे तो क्या क्या संभावनाएं हैं, टक्कर होने के बाद एनर्जी का कैसे रूपांतरण होता है, एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बदल जाती है, सब देखेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। 2 से 3 दिन का क्लास होता है, ये देख लो इसको भी ढंग से, ठीक। क्योंकि इसके एक और चैप्टर था ना इलास्टिसिटी, वो चैप्टर तो हम ऑनलाइन ही पढ़ा दिए थे, प्रत्यास्थता। हाँ तो ग्रेविटी के बाद वो चैप्टर है इलास्टिसिटी, तो पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये एक चैप्टर जिसको हम हमेशा ग्रेविटी के बाद ही डिस्कस करते हैं, इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम पहला टॉपिक ले रहे हैं किसको, संवेग को, कि सही तरीके से हम लोग इसको थोड़ा समझें कि एक्चुअल में संवेग, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं मोमेंटम, ये है क्या, क्या होता है संवेग को। जिससे भी पूछोगे कि क्या होता है संवेग, वो सीधे शब्द में जवाब क्या देंगे, मात्रा गुने वेग, मात्रा गुने वेग। अब इसको खुद को समझाना है ढंग से, और कंटेंट को समझना है इसके। अगर समझ में आ गया तो मामला ठीक है भाई, इस पर लिख सकते हैं। नहीं आया अगर समझ में, तो हमको नहीं तो 4 लाइन भी ढंग से लिखाएगा। जैसे बोलेगा संवेग क्या है, तुम लोगे मात्रा गुने वेग, बस हो गया बात खत्म। लेकिन है क्या एक्चुअल में, उसको देख लो। बल वाला जो चैप्टर था, बल और गति के नियम, उस चैप्टर में हम न्यूटन का दूसरा गति नियम जब लेकर के आए थे। क्या है न्यूटन का दूसरा गति नियम? ना बाबू, कि किसी वस्तु पर लग रहा जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की समय दर या संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती है, जिसको अनुक्रम का अनुपात बोलते हैं। जहाँ पर हम लोग ये वाला वैल्यू भी निकाला था कि F जो है वो प्रोपोर्शनल हुआ P2 माइनस P1/T, जहाँ ये दूसरे वस्तु के संवेग में परिवर्तन, ये पहले वाला संवेग है ना, और ये वो समय जिसमें संवेग P1 से P2 हो गया, और ये उसके समानुपाती है। और बहुत तरह का डिस्कशन किए थे, अगर आपको ध्यान हो, टाइम बढ़ जाएगा तो बल का मान अपने आप कम जाएगा, टाइम कम जाएगा तो बल का मान बढ़ जाएगा, ये सब डिस्कशन हम लोग किए थे। है ध्यान? नहीं है, सब रिकॉल होगा इस चैप्टर में फिर से एक बार। तो संवेग जो है, संवेग बोला गया कि आप मात्रा और वेग का गुणनफल है, मात्रा गुने वेग है, ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक आप मात्रा गुने वेग है। सवाल है मात्रा आया कहाँ से, और वेग पर भी डिपेंडेंसी इसकी है संवेग की, ये आपको कैसे पता चला? तो इसके लिए वही एग्जाम्पल दिया गया कि अगर एक भारी वस्तु आपकी ओर हो, या एक हल्की वस्तु रखी हुई है और एक भारी वस्तु रखी हुई है, और दोनों को धक्का देना हो, तो किसको आप ज़्यादा ताकत लगाओगे? भारी वस्तु पे लगाएंगे ज़्यादा। और अगर दो वस्तु दोनों गतिशील हो, पहली बात, एक वस्तु भारी थी, एक वस्तु हल्की थी, और दोनों वस्तु को हम धक्का लगाते हैं, तो भारी वस्तु पर ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, इन कंपैरेटिवली किसकी तुलना में? हल्की वस्तु की तुलना में। इसका मतलब है कि एक बात तो क्लियर हो गया कि उसकी डिपेंडेंसी किस पर आ गई? मात्रा पर, यानी मास पर। सही है क्या? एक चीज़ मात्रा तो पता चला, अब दूसरा चीज़ क्या है? अगर दो वस्तुएं आपकी ओर आ रही हैं तेज़ी से,
एक ज़्यादा स्पीड में है, ज़्यादा वेग लेकर के, दूसरा कम वेग के साथ है। तो किस वस्तु को आपको ज़्यादा बल लगाना होगा रोकने के लिए? ज़्यादा वेग वाली पर। यानी दूसरी डिपेंडेंसी किस पर हो गई? वेग यानी कि वेलोसिटी पर। दो बातें क्लियर हुई? तो ये जो संवेग निकल कर आया मेरे पास, जिसको हम p से सूचित कर रहे थे, इसकी डिपेंडेंसी मात्रा पर भी हो गई और वेग पर भी हो गई। यहाँ तक बात समझ में आया? बस। और यहीं से टॉपिक शुरू हो जाता है संवेग का, कि संवेग पर जब हम बात करेंगे तो ये संवेग मात्रा को भी अपने पास रखता है और वेग को भी। अकेले मात्रा नहीं, अकेले वेग नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ होगा? एकदम ध्यान से, हल्का सा टॉपिक है, एकदम उठा के एकदम हल्के से इसको देखना पड़ेगा। एक बार में अगर पूरा सोचोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। दो बातें हुई, संवेग जो है वो मात्रा पर भी डिपेंड करेगा और वेग पर भी डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड किया? अभी हम बात किया, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु में ज़्यादा ताकत किस पर लगाना है धक्का देने के लिए? भारी पर। इसका मतलब मात्रा पर उसकी डिपेंडेंसी हो गई। और दूसरा है वेलोसिटी, वेग पर, कि दो गतिशील वस्तु अगर आपकी ओर आ रही हो तो आप किस वस्तु पर ज़्यादा बल लगाएंगे रोकने के लिए? तो गतिशील जो ज़्यादा होगी वो, यानी वेलोसिटी पर भी इसकी डिपेंडेंसी है। इस प्रकार से हमको P बराबर m क्रॉस v मिल गया। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो आगे, संवेग को कहा गया कि आप एक सदिश राशि हैं। वो इसलिए क्योंकि वेग भी एक सदिश राशि होती है, द्रव्यमान सदिश राशि तो होती नहीं है, तो ये नहीं है सदिश राशि। सही है? अब ये एक सदिश राशि है, हम लिख दें कि संवेग जो है, संवेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। सदिश राशि उन राशियों को बोला जाता है जिसमें परिमाण हो और दिशा भी। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान और वेग दिया है, तो दोनों का गुना कर देंगे तो हमको संवेग मिल गया। दिशा मिला? नहीं मिला। तो दिशा क्या होगी? तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि संवेग की दिशा बिल्कुल वही होगी जो वेग की दिशा होगी। वेग की दिशा होगी। लीजिए, बात खत्म हो गई। अगर ये सदिश है तो क्यों है? क्योंकि सर इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। कैसे मालूम? सर देखिए, इन दोनों के अपने अपने वैल्यू को, अगर आप मैग्नीट्यूड वैल्यू जिसको बोलते हैं, इन दोनों के परिमाणों को आप आपस में गुना करेंगे तो परिमाण मिलेगा। परिमाण मिल गया। दिशा भी है सर। कैसे है दिशा? सर देखिए, वेग की जो दिशा होगी वही दिशा संवेग की होगी। तो ये सर सदिश भी हो गया क्योंकि इसमें दिशा भी आ गया। दोनों बातें शामिल हो गई। इसका एसआई मात्रक अभी चर्चा नहीं हुआ, अभी सिर्फ कंटेंट आपको बता रहे हैं। संवेग का एसआई मात्रक। अब देखो, संवेग कैसी भौतिक राशि है? क्या ये आधारी है या व्युत्पन्न है? आधारी राशि किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र हो, जो साथ नहीं है, जो स्वतंत्र है। संख्या थोड़ी ना पूछा गया। वैसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जैसे कि द्रव्यमान, इसको किसी से मिक्स नहीं है, ये स्वतंत्र राशि हैं। केजी में आएंगे, ये खत्म हो गया बात। जैसे लंबाई, समय, ताप, केल्विन, कैंडेला, ज्योति तीव्रता, ताप के लिए टेम्परेचर। समझ में आ रहा है बात? अब यही सब चीज़ जो बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर संवेग देखो, संवेग की डिपेंडेंसी दो चीज़ों पर है, वेग पर भी और द्रव्यमान पर भी। इसका मतलब ये व्युत्पन्न होंगी, इसमें स्वतंत्र चीज़ें नहीं होंगी, इसमें दो तीन लोगों के साथ ये मिक्स होंगे। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। और वेग का किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर प्रति। यानी कि वेग भी अपने आप में व्युत्पन्न राशि ही है। तो वेग बराबर भी वही होता है ना, दूरी बटा समय ही तो होता है। तो दूरी के लिए मीटर होता है, समय के लिए सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड उसका होता है। तो उसका वैल्यू हो गया मीटर प्रति सेकंड, या हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड इनवर्स। ये इनका एसआई मात्रक हो गया। सही है? अगर हम विमा देखें, संवेग की विमा, जो हम फिर से पढ़ाएंगे एक बार, इंग्लिश में बोले तो डायमेंशन। डायमेंशन तब ये क्या होगा? देखो ध्यान से, केजी यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो विमा होती है बाबू, मास, और मास के लिए हम क्या डिनोट करते हैं? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम हो गया। मीटर यानी लंबाई यानी दूरी, दूरी के लिए हम क्या करते हैं? लेंथ, एल, तो उसके लिए एल कर दिया। समय के लिए क्या करते हैं बाबू? टी, और टी पर क्या लगा हुआ? -1। विमा बन गया। बहुत मुश्किल। एसआई मात्रक से हम आसानी से विमा निकाल सकते हैं। एसआई मात्रक भी नहीं होगा ना, ऐसे भी लिखा रहेगा तो आसानी से निकाला जा सकता है। समझ गया ना? मुश्किल वाला कोई चीज़ है नहीं।
विमा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बस एक दो क्लास में वो भी क्लियर हो जाता है। तो संवेग के बारे में जो मोटे तौर पे हमको ये पता चला है कि संवेग जो होता है वो डिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर है। निर्भर वो है मात्रा पर और साथ ही वेग पर। एक बात ये पता चला संवेग के बारे में, और ये पता चला कि अगर हम किसी वस्तु को अगर संवेग की चर्चा करते हैं तो हम किसी एक टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। जब भी बात करेंगे तो हम वस्तु के मात्रा पर भी बात करेंगे और उसके वेग पर भी बात करेंगे, मतलब दोनों चीज़ को हम पैरेलल लेके चलेंगे साथ साथ। इसकी एसआई मात्रा की जानकारी हमको मिल गई, इसका फॉर्मूला हमको मिल गया, ये उसका फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पर हमको एसआई मात्रक और विमा दोनों मिल गया। खेला खत्म हो गया संवेग का। इसको नोट करो, हम इसका परिभाषा ले देते हैं, यहाँ ले देते हैं नीचे इसका परिभाषा। उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। पूर्ण वेग, इसको नोट करेंगे बाबू। सिर्फ संवेग का जिक्र है, फालतू कुछ नहीं है, केवल संवेग। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हम संवेग संरक्षण पढ़ाएं क्या? हम लोग आप लोग पढ़ाए हैं संवेग संरक्षण। दो पिंड का फोटो वगैरह बना करके टकराने वगैरह का नहीं समझाए हैं, हम उसको बता देते हैं, क्योंकि उसके बाद ही तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम का कॉन्सेप्ट आएगा और उसके बाद ही हम लोग आवेग को समझ पाएंगे। पहले ये बताओ सही कि क्या संवेग का टॉपिक मिला जुला कर ठीक ठाक समझ में आया ना? दो चीज़ों का ये मिक्सचर है, ये बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना कि हम कौन सा टॉपिक टच कर रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान से समझना बाबू। देखो बाबू, नवंबर और दिसंबर ये 2 महीना बहुत क्रूशियल होता है। क्रूशियल इस लहजे में होता है कि अब तक 11th में हम लोग फेंक फाक करके पढ़ाई करते हैं, ज़्यादातर छुट्टी मना रहे होते हैं या इग्नोर करते कि 11th को नहीं बोलते, कुछ लोग ऐसे हल्के में लेते हैं। वो तो कभी करना ही नहीं चाहिए। पहली बात, अगर किए हो तो जो 2 महीना है ना, ये 2 महीना बहुत ही क्रूशियल होता है, उस आदत में ढलने का टाइम होता है। इसको ज़रा सा चलो हम करके देखते हैं कि उस पैटर्न को हम करने वाले भी हैं जो जनवरी से हमको टैकल करना है। कैसे कर पाएंगे उस चीज़ को? है ही नहीं, एबिलिटी नहीं है। आप पूरा का पूरा साल गुजार दिए बिना पढ़े तो नहीं चलेगा काम एकदम नहीं चलेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर ऐसे बोल देंगे कि देखो क्योंकि हम टीचर हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इस बात को एकदम मत लेना कि टीचर होने की वजह से नहीं ले रहे हैं। हम भी तो सीखते हैं ना, हम भी तो पढ़ते हैं। मतलब अगर हम ये कह दें कि हमको ये आता है और बहुत अच्छे तरीके से आता है, कोई भी कहते हैं, हम क्या कोई भी कहते हैं, तो एक तरह से ये गलत बात है कहना। अगर देखा जाए कि पूरा का पूरा जितना नॉलेज आपके चारों ओर है, उस नॉलेज का कितना ही आपके पास है? पूरी यूनिवर्स में कितना नॉलेज है, जानकारियाँ कितनी हैं, उस पूरी जानकारी का कितना आपके पास है? कुछ है, ये कुछ है। फ्रैक्शन का भी लगता है, फ्रैक्शन वहाँ हिस्सा होगा, इतना छोटा सा। इसमें बोले देखो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम कर दिया, नहीं, हम उतना ही कर पाया जितना हम पढ़ पाए। और फिर हम पढ़ेंगे, फिर और करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर और करेंगे। यानी तुम भी स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट ही हैं, तो हम दोनों में से कोई यहाँ पे टीचर नहीं बना हुआ है। लेकिन सोर्स क्या है? मेरा कुछ और सोर्स है, आपका सोर्स हम है, ऐसे बना हुआ है। अब हम पढ़ रहे हैं तो तुमको भी पढ़ना चाहिए, ताकि एक सही अंडरस्टैंडिंग हम लोग के बीच में। तुम सवाल ही नहीं पूछोगे, तुम्हारा यहीं पे काम खत्म हो जाता। आज फिर बताएं, एक दिन और बताएंगे, फिर एक दिन और बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, बार बार नहीं चलेगा डिस्कशन, फंस जाएगा मामला पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पर क्या, हाँ खुल गया। चलो देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा और मोमेंटम को, है ना? यहाँ पे हम लिख दें संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण, तो यहाँ से भी हमको बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। पढ़ा हुआ टॉपिक ही है, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल कर दें क्या क्या जानकारियाँ मिल रही हैं। देखो 2 पिंड हैं, एक पिंड ये हो गया और ये हो गया मेरा दूसरा पिंड। इसका द्रव्यमान बाबू m1 और इसका द्रव्यमान m2। इस पिंड का, जिसका नाम हम a रख रहे हैं, इसका आरंभिक वेग यानी शुरुआत में जो इसका वेग है वो u1 है
और इस पिंड का जो आरंभिक वेग है जिसका नाम हम b रख रहे हैं u2 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? दो पिंड है, उसके बाद दोनों पिंड आपस में आके यहाँ टकराया, देखिए एक दूसरा, ये पिंड A हो गया, पिंड B हो गया, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, दोनों टकराया। टकराने के बाद दोनों फिर अलग अलग हुआ, एक पिंड ये हो गया, एक पिंड ये हो गया, इसका नाम है m1, ये हो गए m2 मास के साथ, नाम है A, नाम है B, और अब इसका अंतिम वेग, इसका अंतिम वेग हो जाएगा v1 और इसका अंतिम वेग हो गया v2। यहाँ तक बात समझ में आया? अब ध्यान से देखना है बाबू कि संवेग कैसे कैसे बिहेव करता है। ध्यान से देखो, ध्यान से कि अगर हम इसको बोले कि कंडीशन नंबर 1 है ये मेरा कंडीशन नंबर 2 है और ये कंडीशन नंबर 3 है, ये पिंड भी इधर जा रहा है, ये पिंड भी इधर जा रहा है, फिर टक्कर कैसे हो पाया दोनों में, ये बताइए। एक का वेग ज़्यादा होगा। क्या वेग किसका ज़्यादा होगा? ए का वेग ज़्यादा होगा B के कंपैरेटिवली, है ना। हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर बाबू, कंडीशन दे दें यहाँ पे कि U1 जो है वो ज़्यादा होगा U2 से। अगर U1 U2 से ज़्यादा नहीं होता तो क्या दोनों कभी टकरा पाता? कभी नहीं। इसका मतलब है कि जब भी इस बात की चर्चा होगी तो ये वाला कंटेंट हमको डालना होगा। अब बोलोगे सर ऐसा बताए थे, भाई मेरे बताने पे हम क्यों रुकेंगे, ये तो तुम खुद से सोचो। अगर हम U2 को ज़्यादा बोल दें और U1 को कम बोल दें, कभी भी छू भी पाएगा? कभी नहीं छू पाएगा। ये बात तो खुद से सोचना है ना। तो जब भी इस बात की चर्चा होगी संवेग के संरक्षण का, तो हमको ये बात समझ लेना होगा खुद से। क्लियर? अब देखो न्यूटन, यहाँ पहले कंटेंट दोनों हैं, दोनों आए एक जगह टकराए, टकराने के बाद फिर दोनों में थोड़ा सा दूरी बना और दोनों आ गए। ये इनका आरंभिक वेग है, ये इनका अंतिम वेग है। यहाँ पर इस वस्तु, पहले वाले वस्तु का संवेग जो है, यहाँ पर इसका संवेग क्या होगा? m1 और u1, मात्रा और वेग। इसका क्या हो जाएगा बाबू? m2 और u2। क्या गलत बोल रहे हैं? यहां पर संवेग क्या होगा? मात्रा और वेग। यहां पर संवेग क्या होगा? मात्रा और वेग। बात समझ में आ रहा है? मात्रा का मतलब द्रव्यमान, वही तो होता है, और वेग का मतलब वेलोसिटी, चाहे वो अंतिम हो या आरंभिक हो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सही है। अब पहले वाले वस्तु को ध्यान से देखना होगा, सिर्फ पहले वाले, ये ही मेरा वस्तु A, सिर्फ वस्तु A को देखिए। उसका संवेग पहले ये था, बाद में ये हो गया, यानी ये इसका P2 हो गया, ये इसका P1 हो गया। पहले वाले वस्तु में जो संवेग पर, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? किसी वस्तु का जो लगने वाला बल होता है वो संवेग में परिवर्तन समय दर के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती है। क्या ये संवेग में परिवर्तन को बता रहा है? हाँ सर। P2 और P1 हो गया, मतलब पहले 40 था, बाद में 50 हो गया, या 40 था 30 हो गया, तो संवेग में परिवर्तन हुआ ही, संवेग तो बदला ही। लेकिन संवेग किसके सापेक्ष बदलता है? समय के सापेक्ष। जैसे जैसे टाइम बीतेगा संवेग भी बीता होगा। सही है बात। बैट्समैन वहां से शॉट खेला है, बॉल आप तक पहुंची है, बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लग गया, क्या तो समय जो बदला, तो क्या संवेग में परिवर्तन हुआ? ऑब्वियसली हुआ। बैट और बॉल के बीच में हुआ। कैसे? बॉल का अपना वेलोसिटी रहा होगा, क्या उसका अपना मास रहा होगा। जब वो वहाँ से चला टकराने के बाद, तो क्या बीच में समय आया है? हाँ आया। फील्डर तक पहुँचते पहुँचते फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो आया ही होगा, अप्रॉक्स 30 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड ही आया हो, लेकिन आया तो है। और जब वहाँ तक पहुँचा है बॉल, तो समय जो अंतराल बढ़ गया, तो बल पर उसका प्रभाव पड़ेगा। सही है बात। अब आगे देखो, हम किसका चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? अभी पहले वाले वस्तु के लिए, सिर्फ पहले वाले वस्तु के लिए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि F जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? किसके है? यहाँ देखो P2 माइनस P1, P2 का वैल्यू क्या निकल कर आया? m1 v1 माइनस P1 m1 u1 और अपॉन समय। सही है बात। इसको हम बोला इक्वेशन नंबर 1। अब इस वस्तु के लिए, B के लिए, नियम तो वही रहेगा, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, P2 माइनस P1 अपॉन T। तो F को हम इसके लिए, P2 क्या है दूसरे वस्तु के लिए? m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन T, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब ध्यान से देखो बाबू, ये भी बल है, ये भी बल है, क्या दोनों बल बराबर होंगे?
गारंटी कौन लेगा? हम तो नहीं ले रहे हैं, नहीं ना। तो इसको कैसे, इसकी चर्चा की जा रही है, ध्यान से देखोगे। हम इसको ये कह रहे हैं कि एफ ए बी इज इक्वल माइनस का एफ बी ए। सर ये क्या है? तो इसको पढ़ने के लिए सीखना होगा। देखो यहाँ पे क्या है, बी द्वारा ए पर लगने वाला बल और ए द्वारा बी पर लगने वाला बल, और दोनों बल एक दूसरे के दिशा के विपरीत होगा। टकराने के बाद ऐसे हुआ, टकराने के बाद ऐसे है, इसका मतलब एक दूसरे को क्या किया? दूर कर दिया। समझ गए? लेकिन ये दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर। क्यों होंगे बराबर? सर आप बोल देंगे इसलिए होंगे बराबर। क्या तुम हमसे ये सवाल करोगे ना कि आप बोल दिए इसलिए हो गया? नहीं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में होती है। तो जब दोनों लगा तो जिस फोर्स से टकराया और दोनों ऐसे जो अलग हुआ, यही है ए बी एंड बी ए, अलग अलग। तो सर जब अलग अलग होंगे तो दोनों बराबर हैं, लो बराबर हैं, लेकिन दिशा तो विपरीत बताना पड़ेगा ना। तो ये जो माइनस का सिंबल फिजिक्स में हम लोग जानते हैं, ये माइनस का सिंबल दिशा सूचक है, दिशा बता रहा है। माइनस बता दिया क्या? इनका डायरेक्शन अलग अलग है, दिशा इनकी बदल गई है। क्या बात समझ में आ रहा है? इसलिए अगर हम लिखना भी चाहें तो इसको अगर हम ए बी माने, मतलब ए पर बी के द्वारा लगने वाला अगर ये बल है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, m1v1 माइनस m1u1 बटे t, बिल्कुल बराबर होगा माइनस लगा करके आगे, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t। क्या बाबू गलत बोल रहे हैं? नहीं ना। मतलब इसको हम, ये जो बल लग रहा है, इस बल को हम ए बी बोल दें, बी द्वारा ए पर लगने वाला बल, और इस बल को हम बी ए बोल दें, मतलब ए द्वारा बी पर लगने वाला बल, यानी इस पर लगने वाला बल ये। क्योंकि बल किसे कहते हैं? द्रव्यमान और त्वरण का। नहीं भाई, बल जो है वो तो द्रव्यमान त्वरण तो बाद में निकलता है, संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। एक्चुअल तो ये नियम है। और जब अगर याद हो, पता नहीं ध्यान है कि नहीं है, संवेग जब इसको हल करते हैं ना, रिजल्ट को, इसको हल करते हैं, तब जाकर के हमको न्यूटन का वो जो F बराबर m a जो पता चलता है वो मिलता है। किए हैं क्या? इसको डिराइव किए हैं? किए हैं ये चीज़, पहले पढ़ा कुछ, बस वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या? देखो सबसे पहले तो बाबू ये ख़त्म हो गया है ना। अब देखो क्या मिला, m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस का m2v2 प्लस का m2u2। सही है, माइनस वाले को इधर भेज देते हैं और ये वाला माइनस वाला को इधर ले आते हैं। देखिए क्या होगा बाबू, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 होगा। आएगा ये चीज़? देख ले भाई, क्लियर है? अब इसका क्या मतलब है, ध्यान देखो, m1u1 m2u2 ये, और दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। पहली वस्तु का संवेग, दूसरी वस्तु का संवेग बराबर m1v1 ये, m2v2 ये। अब बीच में क्या है? टक्कर। टकराने से पहले दोनों वस्तुओं के संवेगों का योगफल और टकराने के बाद दोनों वस्तुओं के संवेगों का योगफल बराबर है। संवेग नहीं बदलते हैं, कुल संवेग हमेशा कंजर्व होते हैं, संरक्षित होते हैं। यही है संवेग संरक्षण, कभी नहीं बदलता है। और सामने में साबित है ये बात। दो गो नियम का आपको हवाला लेना पड़ा। कौन कौन से नियम? यहाँ पर लगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और यहाँ पर जो लगा है, ये जो माइनस वाला आप देख रहे हो, ये किससे लगा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम। फिर से देख लो भाई, दो पिंड हैं, सही। हम यहाँ पे लिख देते, इसको बिठा दें क्या? उसको हम कंटेंट को यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मिनट, कोई हेवी नहीं है, इस सब चीज़ को हेवी मत मानना। ये सब 9th क्लास में ना हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं यार, छोटा मोटा बात है, परेशान नहीं होना है इस छोटा मोटा टॉपिक के लिए। हम बता देते हैं इसको फिर से। देखो लिख रहे हैं हम एकदम पहला वाला लाइन से लिख रहे हैं कि दो वस्तु क्रमशः, कौन है भाई?
कैपिटल A तथा कैपिटल B जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, आरंभिक वेग u1 एवं u2 से गतिशील है। देखिए इसको रटना पड़ेगा, वही बात तो लिखा है जो भी हम बोल रहे थे। दो वस्तु है, वो वस्तु कौन है? A और B। दोनों के द्रव्यमान कितने हैं? m1 m2। दोनों का शुरुआती वेग कितना है? u1 u2। उसी से गतिशील है। फिर गतिशील है तो हमको टक्कर भी तो दिखाना है आगे, तो हमको ज़्यादा कम बताना पड़ेगा। यहाँ u1 इज ग्रेटर देन u2 है, हो गया। यानी पहली वस्तु का जो आरंभिक वेग है वो दूसरी वस्तु के आरंभिक वेग से ज़्यादा है, जो हम यहाँ लिखा, ठीक है ना। फिर लिखेंगे टकराने के पूर्व यहाँ इनका मोमेंटम, इनका संवेग क्रमशः का मतलब जिस प्रकार से आप नाम लिए हैं उसी क्रम में आपको उनका मोमेंटम बताना होगा। तो टकराने से पूर्व इनका संवेग क्रमशः, पहले वाले का क्या रहेगा संवेग? m1 u1 तथा उनका क्या हो जाएगा? m2 u2 है, सही है ना। अब टकराया होगा, टकराने के बाद इनका अंतिम वेग पहले बताना है, तो इनका अंतिम वेग वो क्या हो जाएगा? क्रमशः v1 और v2 हो जाता है। अतः इनका संवेग, अब इस संवेग बताना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? m1 v1 एवं m2 v2 होगा। रखना है। कुछ बच्चों का ऐसा भी कंप्लेन रहता है, हम बार बार बोला है, सर ये जो चीज़ें जो लिखी जाती हैं ये समझ में नहीं आता, तब गलत बात है। ये बात ही बोलना गलत है। सर क्योंकि समझ में नहीं आया इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, और बोलते हैं सर हमको ये समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, गलत है। तुम अगर ये समझ गए हो तो तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। और अगर ये समझा हुआ नहीं है टॉपिक तो आप ये चीज़ लिख नहीं सकते। और एग्ज़ाम में सिद्ध करने के लिए रिटन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आप नहीं लिखते हो तो वो और बात है, लेकिन ये ज़रूरी होता है क्योंकि सामने वाला उतना कैसे पढ़ेगा, उतना उसको उतना से बेहतर है कि वो ये कंटेंट देख लेता है, मामला साफ हो जाता है। हम यहाँ लिख रहे हैं न्यूटन के कौन से गति नियम से? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय गति नियम से क्या होता है? बल अनुक्रमानुपाती समानुपाती किसके होता है? संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर, रेट जब आएगा, रेट किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, सही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल P2 माइनस P1 अपॉन T। लेकिन यहाँ पर हम F को कैसे परिभाषित कर रहे हैं? यहाँ पे कोई एक बल नहीं है ना, यहाँ पे दो पिंड है। तो हम F को कैसे परिभाषित किए? हम F को परिभाषित किए कि इस पहले वाले वस्तु पर लगने वाला बल किसके द्वारा? B के द्वारा। फिर दूसरा वाला जो बल हम परिभाषित किए, उस बल को हम क्या बोला कि पहले वाले वस्तु द्वारा B पर लगने वाला बल। इसलिए हम यहाँ पर जो AB लिखा ना, देखो हम बताते हैं, और हम इसको लिख रहे हैं FAB प्रोपोर्शनल P2, पहले वाले वस्तु के लिए P2 क्या हो जाएगा? वो m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन इसका कितना हो गया? m1 v1 ना, और पहले क्या था? m1 u1 है ना, अपॉन t। और ये सारा का सारा काम ये AB के चक्कर में हुआ है। AB का मतलब क्या होता है? B द्वारा A पर लगने वाला बल। तो सर अब देखो ध्यान से, कितना टॉपिक क्लियर हो रहा है, ध्यान से खाली सुनो। सर ये है B द्वारा A पर लगने वाला बल। तो यहाँ पर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? इस पूरे लाइन में बल की चर्चा कर रहे हैं, ठीक। लेकिन वो बल की चर्चा किसके द्वारा हो रही है? संवेग के द्वारा।
क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूटन का दूसरा गति नियम बता दिया। क्या बता दिया? कि बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की वजह से होता है। समझ में आई बात? अब इस वजह से आपको ये रिजल्ट मिला। ऐसे ही आप दूसरा भी डिराइव करो। इक्वेशन 1 कर देंगे इसको, यहाँ पर हम कर देते हैं इसका भी क्लियर। FBA है ना, FBA प्रोपोर्शनल बना दीजिए उसको भी। क्या हो जाएगा वो? M2V2 माइनस M2U2 अपॉन में T। हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे, इसको लिख देंगे कि A द्वारा हाँ B पर लगने वाला बल। सही है, इसका नाम देते क्वेश्चन नंबर 2। और फिर नीचे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखना होगा वो क्या है कि FAB और FBA बराबर होगा लेकिन माइनस के साथ। अब ये क्यों कर रहे हैं? ये हो जाएगा न्यूटन के तीसरे गति नियम से। और अगर ऐसा है तो जो FAB का वैल्यू आया वो यहाँ रख दीजिए और जो FBA का वैल्यू आया उसको यहाँ रख दीजिए माइनस के साथ। तब जाकर के आप यहाँ पर डिराइव करेंगे और ये रिजल्ट मिलेगा। अब ये रिजल्ट मिला तो इससे निष्कर्ष क्या निकला वो सोचिए। M1U1 M2U2 ये क्या बताया? ये बताया कि ये पहले वस्तु का संवेग, दूसरे वस्तु का आरंभिक संवेग, दो वस्तुओं का आरंभिक संवेग टक्कर के बाद भी जो अंतिम संवेग है दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, यानी वस्तु का संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, इसको नोट करना है, कर लो इसको नोट, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इसको नोट करो पहले, यहाँ नीचे निष्कर्ष लिख देते हैं ना। अतः संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब देखो बाबू, इसमें कुछ पूछना है? कोई टॉपिक नहीं तो हम यहाँ से कैरी करेंगे। फिर अगर नहीं पूछना है तो ये देखो, ये क्या कह रहा है? F प्रोपोर्शन में P2 माइनस P1 अपॉन में T। ठीक है बाबू, ऑन कर दिए थे क्या? देख लो तो, ये ऑन था, टाइम चल रहा होगा है ना। देख लो दीपक, देख लो, ये लोग सब बोलेगी हाँ ठीक है, बाद में बोलो इंस्टेंट हुआ। टाइम चल रहा बाबू, समय चलता ही रहना चाहिए। हाँ देखो बाबू, देखो ना, ये संवेग में परिवर्तन है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू? इसको पहचान पा रहे इस चीज़ को? और समय में परिवर्तन का है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा बात। अब बाकी चीज़ों समझने में दिक्कत तो हुई नहीं होगी कि F जो है वो dP अपॉन dt कैसे हुआ। D जब लगाते हैं तो अवकलन का केस चला जाता है, ये परिवर्तन को लेकर चला जाता है। क्लास शुरुआत में 11 के एकदम शुरुआत में इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर dP अपॉन dt। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? वेक्टर F इज इक्वल टू dP अपॉन dt। अब समय तो सदिश राशि नहीं है लेकिन बल और संवेग तो है। अब ये संवेग में परिवर्तन होगा तो उत्तर भी तो संवेग है ना मिलने वाला है, तो क्या वो सदिश होगा? हाँ सदिश होगा। अब इसको मिटा सकते हैं। ठीक, कोई सवाल है यहाँ तक पूछना? नहीं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? वेक्टर F dt बराबर dP। सही है। यहाँ पर बाबू ये जो dt हम लिख रहे हैं, ये dt क्या है? समय अंतराल। यही समय में, ये वो समय अंतराल है जब संवेग में परिवर्तन दिख रहा था। सही है। अब इस समय को अगर हम बल के साथ गुना कर देते हैं तो जो भौतिक राशि हमको प्राप्त होती है उसको हम इम्पल्स यानी आवेग कहते हैं। बल गुने समय अंतराल, उसको हम बोलेंगे आवेग, इम्पल्स।
कई बार बात होता है आवेग किसको कहते हैं, तो बल और साथ ही समय अंतराल का गुणनफल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आवेग। तो हम उसका परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या हम लिख रहे हैं भाई कि बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोल रहे हैं, आवेग कहते हैं। इसको सूचित किससे करेंगे, इसे, अब आवेग सदिश राशि होगी या अदिश, सदिश होगी भाई, सही है ना। तो इसे वेक्टर जे द्वारा सूचित करते हैं, बात नंबर 1। अब साथ ही बाबू तो इसकी दिशा बतानी होगी, तो अब इसकी दिशा देखो। अब क्योंकि जो आवेग है वो बल और समय अंतराल पे डिपेंड करता है, तो आवेग की दिशा वही होगी जो जिस पर उसकी निर्भरता है। जैसे संवेग की दिशा क्या थी, जो वेग की दिशा थी, क्यों हुई, क्योंकि वो वेग पर भी डिपेंड है, मात्रा और वेग, तो मात्रा का तो कोई दिशा है नहीं, तो वेग पर डिपेंड है वो, इसलिए हम वेग की दिशा लिया। तो आवेग अगर इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी है तो हम ये कह सकते हैं कि आवेग की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी। हम यहाँ लिख देंगे आवेग की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, जो बल की यहाँ तक बात क्लियर है, ये तकलीफ दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू? अच्छा, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बाबू, वेक्टर जे यानी आवेग जो है वो किसका किसका गुणनफल मिला, एफ डॉट डी टी का। अब ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि जे क्या निकल कर आया है, आवेग, बल, बल तो एफ है, ध्यान रखो बल है, क्लियर है बात। अच्छा, अगर dt समय अंतराल को बता रहा है तो मान लेते हैं कि समय जो है वो t1 से क्या बदल गया, t2 हो गया। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर j इज इक्वल टू एफ और इसको हम t2 माइनस t1, ये समय का अंतराल। देखो तो ऐसा लिखा जा सकता है, सिर्फ हाँ और ना में देखते चलना, लिखा जा सकता है बाबू। f को हम ऐसे वेक्टर समय अंतराल t1 से t2 समय हो गया, तो अधिक समय कौन हो जाए, t2 वाला वैल्यू हो गया, तो t2 माइनस t1 कर दिया, तो समय का अंतर मिल जाएगा 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, जो भी हो। सही है क्या? एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं। अगर f का मतलब होता है बल, वेरिएबल हो, भाई वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरी करता हो, बदलता हो, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो अगर बल का मान बदलता हो, बदल रहा हो, किसके लिए, समय अंतराल के लिए, समय अंतराल कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 हो, तब आवेग वेक्टर j इज इक्वल टू समाकलन निकाला जाता है, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 हुआ, किसका निकालना है, f का, dt के फंक्शन के साथ। समझ में आया? तो आवेग का फॉर्म ये होगा और ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब मेरे f का वैल्यू यानी बल का मान बदलता हुआ हो। कब बदले, t1 समय में बल कुछ और हो, अब बढ़ते हुए t2 समय में बल मेरा कुछ और हो जाए, इस वजह से हम ये फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब सिंपल सा f मेरा स्थिर हो, यहाँ पर f जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और टाइम बदल रहा है t2 से t1 या t1 से t2 हो गया है, टाइम बदल रहा है, तो इस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला आवेग का लगेगा। समझ में आ रहा है? ये न्यूमेरिकल्स के लिए हो जाता है कंटेंट, और आपको ऐसे थ्योरेटिकली चीज़ों को समझना भी चाहिए। सही, इंटीग्रेशन में हम क्या वैल्यू निकालते हैं, देखो समझो इस चीज़ को बाबू। मान लो कि ये वाला लाइन किसका है, टाइम का। अब मान लीजिए कि ये वाला जो एक्सिस है, वाई एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बल का हो, फोर्स। एक बात बताना एकदम इत्मीनान से, हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया t1 समय और ये है t2 समय। ध्यान से, जैसे जैसे समय बढ़ा, देखो ध्यान से समय आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उतर गया बल। देखो ना, t1 समय में बल ऐसे 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 फोर्स, ये फोर्स का मैक्सिमम पॉइंट हुआ, और समय जैसे ही आगे बढ़ा ये देखो गिर गया। तो ये जो क्षेत्र आया ना पूरा का पूरा, ये
ये कैलकुलेशन है आवेग का। अब ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसका कोई फिक्स आकृति नहीं है ना इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसका कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, जहां पर t1 समय से t2 समय के बीच में फोर्स, ये है पूरा जो शेडेड एरिया बनाया ना, ये पूरा का पूरा बल है। इस बल का कैलकुलेशन इस फॉर्मूला से किया जाता है। इंटीग्रेशन, समाकलन इसीलिए पढ़ रहे होते हैं, समझे? समाकलन की पढ़ाई इसीलिए की जाती है जहां पर हम इस तरह के कैलकुलेशन को करते हैं। 11th में 12th में हम लोग सीखते हैं, ठीक है, लेकिन सीखते ही क्यों है? इंटीग्रेशन पढ़ते ही क्यों है? इस तरह की आकृतियों को ऑब्जर्व करने के लिए, और ये समझ में भी आना चाहिए। जैसे कि देखो, किसी भी वस्तु पर छोटे से समय अंतराल के टाइम छोटा रहेगा, बल ज़्यादा महसूस होगा। क्यों होगा? कहाँ गया? ये देखिए, टाइम छोटा, बल ज़्यादा महसूस। लेकिन टाइम जैसे जैसे बढ़ते हुए t2 तक तुम गए तो तुम देखो बल इसके सामने से कितना जीरो हो गया, खत्म हो गया ना। लंबे समय अंतराल के लिए यानी टाइम बढ़ा देने पर बल का मान खुद ही घट जाता है। जो तुम यहाँ देख रहे हो कि बल का मान घट गया है, देखा? अरे पल्ले पड़ा कुछ? अब इस वजह से बल का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक दिखा? ये पूरा जो रीजन है ये बल के प्रभाव को बता रहा है। अब बल के प्रभाव किसके सापेक्ष बता रहा है? समय अंतराल के साथ। तो बल का प्रभाव समय अंतराल के साथ क्या कहलाता है? आवेग। लिखवा दिया, आवेग कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आवेग का कैलकुलेशन करना चाहें, हमको ये पूरा का पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा। और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? बचपन से तो हमको त्रिभुज, चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समबाहु त्रिभुज यही पढ़ाया गया, यानी फिक्स आकृति बताई गई। रैंडम आकृति का क्षेत्रफल निकालने नहीं सिखाया गया। 11-12 सिखाता है हमको, इंटीग्रेशन सिखाता है हमको इंटीग्रेशन में वो बताया कि तुमको करना क्या है। यहाँ इंटीग्रेशन के द्वारा हम उन आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं जो फिक्स आकृतियाँ नहीं होती, जो रैंडम आकृति होती है। पल्ले पड़ा बात। अब उस रैंडम आकृति के लिए यहाँ है t1 से t2 समय में f का वैल्यू जो भी होगा dt निकाल, रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको अपलोड कर देंगे, या नोट करना जल्दी से इसको नोट कर लो, और वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा आराम से। ज़रूरत रहा कभी तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्लास को। नोट कर लो इसको तुम।